ठीक हो गया जी। आज का हमारा लेक्चर एक नए सब्जेक्ट के बारे में है। और हमने ये सेशन का आगाज 21 जनवरी 2024 से किया था। और उसके बाद से हम इसी पेज पर हैं और कोशिश कर रहे हैं। ये एक मिनट होल्ड करें यहाँ पे। जी जी, मैं आपको बता रहा था कि हमने सेशन का आगाज 21 जनवरी से किया था 2024 को। और इस पे हमने स्टार्ट किया था अपने सब्जेक्ट को। और जैसा कि पहले दिन आपको क्लास और एक ओरिएंटेशन क्लास थी, उसमें आपको बताया था कि इस सेशन के अंदर आपने क्या करना है। आपने 12 जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपने तैयारी करनी है। 12 सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ना है। तो उनमें 9 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लिए गए हैं आज तक। और आज 10वां सब्जेक्ट जो है ना वो हमने स्टार्ट करना है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमिंग 2-3 वीक्स में वो जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो ब्रॉडर पिक्चर है, उनका जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, वो हम उसको कवर कर लें ताकि आपको इसको पढ़ने के हवाले से आसानी हो। तो हम हमारे 3 सब्जेक्ट रहते हैं। तो उनमें से आपसे गैस करवाते हैं कि आपको क्या लगता है आज कौन सा सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। जल्दी से बता दें फिर हम स्टार्ट करते हैं। गैस आप कर लेते हैं। हाँ जी। जी, किसी का जवाब दुरुस्त नहीं है। आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है जनाब, एक मिनट। जी के, हाँ जी बिल्कुल, वो है जी के। आज हम जीके का सब्जेक्ट करने वाले हैं। अब ये जीके क्या है, तो इसकी सबसे पहले डायमेंशन को जरा हम कवर करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे ये जो हमने 12 मजामीन पढ़े हैं, इन 12 मजामीन को कलेक्टिवली मजमुई तौर पे जीके ही कहा जाता है। लेकिन फिर हम जीके को सेपरेटली क्यों कर रहे हैं? इन 12 मजामीन में जीके को हमने सेपरेट इस वजह से किया है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इन 12 मजामीन, या इसको अगर आप निकाल दें तो इन 11 मजामीन में नहीं आते। और इनमें 11 मजामीन से रह जाते हैं। तो वो जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको हम किस में सब्जेक्ट में डाल देते हैं, उसको हम इस सब्जेक्ट में डाल देते हैं। वो आपका जीके है। यानी कि जो सवालात जो एम्बेड 11 सब्जेक्ट्स की बाउंड्री में नहीं आते, वो आपके जीके में आ जाते हैं। ठीक है। या आप कह सकते हैं कि 11 सब्जेक्ट का जो एम्बेड है वो जीके का वही एक तरह का एम्बेड है। ठीक है। तो जीके जनरल नॉलेज, जीके मतलब जनरल नॉलेज। ठीक है। जनरल नॉलेज, आम नॉलेज जो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। इसको उर्दू में कहते हैं वाकफियत आमा। ठीक है। वाकफियत जिस तरह होती है ना, वाकफियत, तो वाकफियत आमा। तो आम दुनिया के बारे में आपको वाकफियत होना, आप दुनिया के बारे में आपको शनासाई होना, आगाही होना, तो ये जीके है। अब इस हम जीके के सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ना है, वो मैं आपको इसकी आउटलाइन बताता हूँ। इसमें हमने क्या कवर करना है। हम इस सब्जेक्ट में जीके में वो चीजें जो अपने दूसरे 11 सब्जेक्ट्स में अभी तक कवर नहीं कर सके, वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले पहले हम इस सब्जेक्ट के अंदर जो इस दुनिया में बड़े बड़े रेवोल्यूशंस आए हैं, जो बड़े बड़े इनकलाबात आए हैं, उनको देखेंगे। दूसरे नंबर पे इस दुनिया में जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, बड़ी मशहूर जंगें हुई हैं, जिनका ताल्लुक हमारे मुल्क से रिलेटेड भी हो सकता है और पूरी दुनिया से रिलेटेड भी हो सकता है, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पे इस दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे हुए हैं और बड़े मशहूर मशहूर मुआहदे हुए हैं, जिनको हम
ट्रीटीज कहते हैं, ट्रीटीज, ट्रीटीज, वो उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इस सब्जेक्ट में हम कुछ मोटे मोटे कंसेप्ट हैं वो भी देखेंगे, और एक बड़ा टॉपिक है छोटा। इस दुनिया में जिस तरह एक मुल्क होता है, तो एक मुल्क है, उसके सराउंडिंग में रहने वाले और मुल्क हैं, वो मिलके एक छोटी सी तंजीम बना लेते हैं। तो दो तरह की तंजीमें बनाते हैं। एक को कहते हैं हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल यानी कि जो एक रीजन पे रिलेटेड होती है, जो सात सात कंट्रीज लोकेटेड होते हैं ना, वो बना लेते हैं। तो वो जो एक तंजीम होती है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उनको हम देखेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिसमें पूरी दुनिया के तमाम मुल्क शामिल हैं या लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शामिल है। वो कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, कैसे काम करती हैं, इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारा एक और टॉपिक होगा इसके अंदर, वो होगा कि इस दुनिया में जो मोटे मोटे कंसेप्ट्स मौजूद हैं, वो मुआशियात से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, वो डिफरेंट एरियाज ऑफ कैटेगरी से रिलेटेड हो सकते हैं। वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अगर मैं मोटा मोटे कोई आपके सामने नाम लूं, तो आपको कहूं कि आपने एक टर्म कहीं ना कहीं सुनी होगी या देखी होगी, रेनेसांस। ये एक बहुत मेजर टॉपिक है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में तो बड़ी डिटेल से पढ़ाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे इसका ब्रीफ इसको देखेंगे, इसकी भी बड़ी रेलेवेंट है, आप रेलेवेंस है आपकी जीके के वजह से। इसके बाद रेफर्मेशन। रेफर्मेशन भी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसने दुनिया पे बड़ा एक अहम रोल जो है ना प्ले किया है। उसके बाद इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट भी बड़ा एक जबरदस्त किस्म का कंसेप्ट है। इस इसने भी दुनिया पे बड़े ऐसे असरात मुरतब किए हैं जो जिनसे दुनिया को हम आइसोलेट कर नहीं सकते। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, इनको भी हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस चीजें आ जाती हैं। मिसलिनियस चीजें कि दुनिया की इंपॉर्टेंट एयरलाइंस कौन सी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स कौन से हैं, न्यूज एजेंसीज दुनिया की इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, ठीक है। इसके बाद जनाब वर्ल्ड के जो हमने सिटीज पढ़े थे, जो कंट्रीज कंट्रीज पढ़े थे हमने, उन कंट्रीज के जो कैपिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, बड़े बड़े ममालिक की करेंसी क्या है। इसके बाद जो इंटरनेशनल डेज मशहूर हैं, जो मशहूर मशहूर दिन हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में मुख्तलिफ दिन मनाए जाते हैं, वाटर का डे है, अर्थ का डे है, टीचर्स का डे है। तो बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं, तो मिसलिनियस चीज है। तो ये भी आपके जीके के एम्बेड में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीके जो है, इसके अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स रह जाते हैं छोटे मोटे कहीं ना कहीं से, वो तमाम के तमाम जीके में आ जाते हैं। तो जीके एक समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। हमने एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री बनाने की कोशिश की है कि इसमें उन तमाम एरियाज को हम टच करें कि जो आपके 11 सब्जेक्ट कवर करने में नाकाम रहे। रेवोल्यूशन दुनिया में कौन कौन से है, कब आए, क्या मकसद था, क्या अचीवमेंट, क्या खोया, क्या पाया। वार दुनिया में बड़ी बड़ी कौन सी हुई, कहाँ पे हुई, कैसे हुई, किसके दरमियान हुई। मुआहदे कौन कौन से हुए, जिसको ट्रीटीज कहते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं दुनिया में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, रेनेसांस क्या है, रिफॉर्मेशन क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है, और बाकी मिसलेनियस आपको टॉपिक्स बताएं। तो ये है एम्बेड आपके जनरल नॉलेज सब्जेक्ट का। तो अब जरा मुझे बता दें सब, क्या आपको ये क्लियर हो गया कि इसका एम्बेड क्या है। हाँ जी। गेम्स भी आ जाती है, बिल्कुल इसमें गेम्स भी आ जाती है कि दुनिया में कौन कौन सी गेम्स खेली जाती हैं, कहाँ पे खेली जाती हैं, कैसी है, वो भी इसमें आ जाती है। हाँ जी, आउटलाइन आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई। ठीक हो गया जी। तो ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर देखें ना, आप स्ट्रक्चर आप अपने सामने खड़ा करने की कोशिश की है, 6 7 एरियाज बताए हैं, ये 7 एरियाज के गिर्द ही इसने रिवॉल्व करना। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया जी। ये इस बॉर्डरी में हम रहेंगे। इंशाल्लाह इस वीक में हम जीके पढ़ेंगे। आज कौन सा दिन है आज, आज ट्यूसडे का दिन है। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 4 दिनों में इंशाल्लाह हम ये जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं
मेजोरिटी हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। हम चलते हैं आप पहले टॉपिक पे। तो जो पहला टॉपिक है वो हमारा जीके से, जो मैंने बताने में तरतीब में तो आपको बाद में बताया, लेकिन वो पहला टॉपिक है, वो समझना बड़ा जरूरी है। वो ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन्होंने दुनिया को बड़ा तब्दील किया है, और बड़ा उसमें बड़ा एक इनकलाब जो है ना बर्पा किया है। तो वो है आपका, वर्ल्ड के अंदर जो रेवोल्यूशंस आए हैं, बड़े बड़े इनकलाबात आए हैं, रेवोल्यूशंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेवोल्यूशन होता क्या है, जिसको आप उर्दू में इनकलाब कहते हैं। इनकलाब कहते हैं। आप ही मुझे बताएं, इनकलाब किसे कहते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, आपको क्या लगता है इनकलाब क्या होता है? बताइए जी। एक मैं रफ आपका आइडिया ले लूँ ना। बिग चेंज क्यों कहते हैं? अच्छा, बाकी सब क्या कहते हैं? चेंज को कहते हैं। हाँ जी, बताइए थोड़ा, मुझे आइडिया तो हो कि आप कहाँ पे खड़े हैं। सर इसमें ये है कि मुकम्मल चेंज है, मतलब ये कि कानून मुल्क के फंडामेंटल निज़ाम मुकम्मल तौर पर सर चेंज कर दिया जाए। ये मुझे आप टाइप करके बताएं। चेंज इन सिस्टम, हालात की वजह से पलट देना। चलो जी, ठीक है जी, कोशिश की है आपने। चेंज इन, फंडामेंटल चेंज इन स्ट्रक्चर एंड लॉज, ठीक है। सर मजदूर महकूम की जुल्म के जिम्मेदाराना खिलाफ बगावत, बिल्कुल करीब करीब है हसीब का। चेंजेस, ठीक हो गया जी, तकरीबन राउंड अबाउट ठीक है सबका। अच्छा जी, तो इनकलाब को जरा देखते हैं। इनकलाब ये होता है, जरा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दो चीजें होती हैं, एक होती है रेवोल्यूशन और एक होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, इवॉल्व करना, ठीक है, और इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ये होता है कि एक कोई भी काम है ना, वो ग्रेजुअल हो। जिस तरह आप एक दीवार बनाते हैं, एक ईंट रखते हैं, उसके ऊपर दूसरी ईंट रखते हैं, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, पांच ईंट, एक बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, एक बड़ा स्मूथ प्रोसेस होता है, बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, बड़ा एक डिसिप्लिन प्रोसेस होता है, बड़ा एक कनेक्टेड प्रोसेस होता है। इसको कहते हैं इवोल्यूशन, इवॉल्व करना। इस तरह हम कहते हैं ना कि जो है ना, रियासतें इवॉल्व करती हैं। कैसे? एक रियासत है, उसने अपने तालीमी स्ट्रक्चर खड़ा किया, अपना सोशल स्ट्रक्चर खड़ा खड़ा किया, अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा किया। उसके अंदर कुछ मसाइल आए, उन्होंने उस मसाइल को देखा, उस मसाइल को ठीक किया, और फिर आगे चल दिए, फिर आगे चल दिए। ये जो प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन जो प्रोसेस होता है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसके अंदर जो चेंज आती है वो बहुत अरसा तक रहती है, और ये एक परमानेंट चेंज इसके अंदर आती है। बहुत ज्यादा टाइम लेता है ये, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें लगती है, और बहुत लेंथी प्रोसेस है ये इवोल्यूशन होता है। और दूसरा है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन नाम है चेंज का, ये भी चेंज का नाम है, लेकिन ये भी चेंज का नाम है। इसके अंदर ग्रेजुअल चेंज होती है, स्लो चेंज होती है। रिवोल्यूशन के अंदर सडन चेंज होती है, सडन चेंज होती है, अनप्लैन्ड चेंज होती है, अनस्ट्रक्चर्ड चेंज होती है, अन कनेक्टेड, किस अनकनेक्टेड या नॉट कनेक्टेड चेंज होती है, और अब्रप्ट चेंज होती है। इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। इस तरह मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की जो कौम है ना, ये इसके बड़े बुरे हालात हैं। तो उसके हालात को बेहतर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एक लोगों का शऊर बेहतर करें, लोगों को तालीम दें, लोगों को तरबियत करें, लोगों को वसाइल दें। जैसे आप वसाइल देंगे, एक शख्स की जिंदगी आप बदलेंगे, तो वो दूसरे की बदलेगा, वो तीसरे की बदलेगा, वो चौथे की बदलेगा। एक लंबा प्रोसेस होगा, और एक वक्त आएगा जब पूरी की पूरी नेशन जो है ना, वो एक बहुत अच्छी और हर तरीके से उसके अंदर क्वालिटीज वाली नेशन होगी। ये जो प्रोसेस होगा, ये इवोल्यूशन है। एक दूसरा प्रोसेस है, वो ये है कि इस कौम में से निकालो कि कितने लोग करप्ट हैं। क्या पता इस कौम में 90% लोग करप्ट हैं। उस 90% को उड़ा दो, तकलीफ दो, एक तरीके से साइड पे कर दो, जो भी कर दो।
या उसमें से 30% को ऐसी सजा दो कि वो उसकी नस्ल तक याद रखे। तो उसके जरिए क्या हो, उसके जरिए जो चेंज आएगा वो चेंज होगा, और वो एक रेवोल्यूशन है। ठीक है, और वो एक रेवोल्यूशनरी मैयर है। तो ये है बुनियादी फर्क इवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन का। तो जो तरक्की याफ्ता अक़वाम होती हैं वो इवोल्यूशन का रास्ता अख्तियार करती हैं, और जो नाकाम और कमज़ोर अक़वाम होती हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, वो रेवोल्यूशन का सहारा लेती हैं और वो उस पर रिलाय करते हैं। आज इस नहज पे हम पहुंच चुके हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमें एवोल्यूशन की ज़रूरत है या हमें रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। तो एक उस्ताद जो होता है वो रिवोल्यूशन के लिए कोशिश करता है, वो एक कौम खड़ी करता है, और वो कौम फिर आगे एक और कौम खड़ी करती है, और एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। जिसके नतीजे में जो रिजल्ट आता है वो बड़ा परमानेंट होता है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट होता है। रेवोल्यूशन में क्या होता है, वक्ती तौर पे हालात बेहतर हो जाते हैं, चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजरता है, उसके बाद चीज़ें बड़ी जल्दी से डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये है फ़र्क बुनियादी तौर पर रेवोल्यूशन का और रेवोल्यूशन का। तो ये ज़रा मुझे बता दें कि सब आपको ये क्लियर हो गया रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन का फ़र्क। तो ये किसी एस्पेक्ट में भी हो सकता है, ये माशियात हो सकती है, ये तालीम हो सकती है, किसी हवाले से भी हो सकता है। तो दुनिया ने मुख्तलिफ किस्म के रेवोल्यूशंस भी देखे हैं और रिवोल्यूशंस भी देखे। तो हमने जो मेजर रेवोल्यूशंस हैं जिन्होंने तारीख का जो स्ट्रक्चर है वो बदल कर रख दिया, बहुत से लोगों की उसमें अमवात हुई, बहुत से लोगों ने जानें दी, बिल्डिंग्स तबाह हुई, बर्बाद हुई। जिसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल बता सकता हूँ आपको। राइट नो हमारे मुल्क के अंदर मैं खुल के नहीं बता सकता आपको, कोई एक इदारा है जिसका नाम ए है, उसने हर चीज को हाईजेक किया हुआ है। अब एक तो ये तरीका है कि लोगों को आप शऊर दो जमहूरियत का, आयन का, जिस तरह हम दे रहे हैं बीइंग टीचर्स, कि पता चले कि आयन क्या होता है, आयन की खिलाफवर्जी क्या होती है, आयन को कैसे तोड़ा जाता है, कौन तोड़ता है, कैसे है, अखलाकियात क्या होती है। एक ये तरीका है जो एक उस्ताद हम कर रहे हैं, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। और एक दूसरा प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसेस क्या है, आप कहें कि आपके वसाइल कौन खा रहा है, क्यों खा रहा है, तो आप उस इदारे पे, उस चीज पे आप चढ़ दौड़े, उसकी ईंट से ईंट बजा दें। तो ये जो रास्ता होगा ये रेवोल्यूशन का होगा। तो ये है बुनियादी फर्क है रेवोल्यूशन का और रेवोल्यूशन का। और आपको दोनों में बता दिया कि जो रेवोल्यूशन होता है इसमें बड़ी जल्दी चेंज आती है, और इसका जो चेंज होता है वो वक्ती तौर पे चीजें सॉल्व आउट हो जाती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन मसाइल उसमें ज्यादा होते हैं। जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ये लेंथी होता है, एनर्जी इसमें ज्यादा लगती है, पेन इसमें ज्यादा है, और इसमें बड़ा वक्त लगता है। ठीक हो गया जी। तो ये है बुनियादी फर्क। अब हम मेजर जो रेवोल्यूशंस आज तक हमारे पास आए हैं, उनको जरा देखने की कोशिश। रेवोल्यूशन हम मोटी मोटी चीजें करेंगे। सबसे पहले पहले जो एक रेवोल्यूशन का नाम लिया जाता है वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है ना, ये 1765 से लेकर 1783 के दरमियान में आया है। ये कहाँ पे आया है, किसी जमाने में जिसको आप अमेरिका कहते हैं, यूएसए कहते हैं, उस वक्त एक ऐसा वक्त भी था जब अमेरिका पे जो बरतानिया है, अमेरिका वैसी ही थी। वो वैसे ही करता था जिस तरह हमारे ऊपर गोरा करता था। बताइए, अब अगर बेहतर आ रही है जी,
जी बताइएगा, आवाज सबको क्लियर है मेरी? अब आवाज आ रही है आप सबको? ठीक हो गया जी। अभी क्लियर है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा से वहीं से बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ये कनेक्टिविटी का इशू है, लेकिन इसके साथ ही हमने सरवाइव करना है। अगर मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है? आपने क्लास में रहना। तो मुझे काइंडली बता दें कि मैं कहाँ बता रहा था आपको, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जी इन्होंने क्या बताया है मुझे, अमेरिकन, ठीक है अमेरिकन रिवॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक मैं स्टार्ट से बता देता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी। तो मैं बता रहा था आपको कि अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है ना, ये पहला पहला रेवोल्यूशन है और तारीख में बड़ा इसका नाम है। ये 1765 से लेकर 1783 के दरमियान में रहा है। और ये कहाँ पे रहा है? ये हुआ है जनाब अमेरिका के अंदर। अब यूएसए कहते हैं। ये किसी वक्त में अमेरिका भी जो है था ना, बरतानिया जिसको आप यूके कहते हैं, उसकी कॉलोनी थी। कॉलोनी ऐसे थी कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान के ऊपर गोरे का यानी कि यूके का कब्जा था, इसी तरह यूएसए के ऊपर भी कब्जा था। और वो यहाँ पे ऐसे ही कर रहा था, जिस तरह यहाँ से वो रॉ मटेरियल जिस तरह अफ्रीका से हमसे लेके जाते थे, तो यहाँ से भी मैन पावर लेके जाता था। यहाँ पे उसने अपनी इलीगल सेटलमेंट रखी हुई थी, ऐसे ही था। ऐसे तो ही कहते थे कि एक ऐसा वक्त था कि यूएसए की जो सल्तनत थी, यूएसए की जो यूएसए कह रहा हूँ, यूके की जो एम्पायर थी, उसका सूरज गुरूब नहीं होता था। उसकी वजह यही थी कि यूके ने पूरी दुनिया पे 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पे कब्जा किया हुआ था और उसके ऊपर हुकूमत कर रहा था। तो यूएसए भी उनमें से एक था। तो यूएसए के जो अवाम थे वो बड़े बड़े परेशान थे, जिस तरह हम थे, जिस तरह भारत और पाकिस्तानी थे हम थे, तो ये भी बड़े परेशान थे। तो उस वक्त यूएसए के अंदर जो कॉलोनियाँ थी, कॉलोनियाँ कह रहा हूँ, उस वक्त यूएसए के अंदर जो स्टेट्स थी, ये जो सूबे थे, उनकी तादाद थी 13। याद रखिएगा, 13 स्टेट्स थी उसके अंदर। तो इन 13 स्टेट्स के जो ऊपर यूके का कब्जा था, गोरे का कब्जा था, और वो इससे जिस थे ये भी तंग थे। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट मिलकर गोरे के साथ जंग लड़ी। और एक बहुत बड़ी जंग लड़ी, और एक बड़ा खूब कत्ल गारत हुई। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो गोरा था, ये भागने में कामयाब हो गया, और इसने यूएसए को क्या कर दिया, आज़ादी दे दी। और उसी आज़ादी के बाद 4 जुलाई 1776 को यूएसए ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। तो यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 4 जुलाई 1776 है, ये याद रखिएगा। और किससे इन्होंने आज़ादी हासिल की? यूके से आज़ादी हासिल की, इंग्लैंड से हासिल की, इन 13 रियासतों ने। इनिशियली 13 रियासतें ही थी, फिर बाद में क्या हुआ, इनमें और रियासतें और शामिल होती गई, होती गई, होती गई। और आज जो यूएसए है उसकी 50 रियासतें हैं, ये भी नोट कीजिएगा। ठीक हो गया जी। बाकी इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल है, मैं वो कवर नहीं कर रहा, ना आपको कवर करने की जरूरत है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिकन रेवोल्यूशन कब आया। 1765 से लेकर 1783 के अंदर अमेरिका की सरजमी में आया है। किसके खिलाफ आया? इन्होंने यूके के खिलाफ एक जंग लड़ी है 13 रियासतों ने। और 4 जुलाई 1776 को उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया है। और इसको जो लीड करने वाले थे अमेरिकन रेवोल्यूशन को, वो जनाब थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। और यही फिर बाद में क्या हुआ कि इनके जो पहले सदर हैं अमेरिका के, वो भी यही बने, जॉर्ज वाशिंगटन। और इन्हीं के नाम से इनके कैपिटल का नाम है वाशिंगटन डीसी। ठीक हो गया जी। और जब जिन्होंने 1776 में आज़ादी हासिल की, इसके बाद इन्होंने 1787 में अपना एक आयन बनाया। और वो आयन इन्होंने 1789 में लागू कर दिया। और वो जो आयन था ये इनके लिए पहला और आखिरी साबित हुआ। और आज तक यही आयन उनका नाफिजुल अमल। और आयन में टोटल 7 आर्टिकल हैं। हाँ जी, अब मुझे जरा बता दें कि आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन क्लियर हो? बताएं जी। अमेरिकन रेवोल्यूशन सबको क्लियर हो गया? सर ये जो जॉर्ज वाशिंगटन था ये प्राइम मिनिस्टर था पहला इनका। प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता अमेरिका की, अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
ठीक। सदर था ये। ओके हो गया? जितनी आपको सर बातें बताइए। वाशिंगटन डीसी। जी जी। सर वाशिंगटन डीसी जरा वाशिंग खिलाफ है सूप क्या का। वाशिंगटन डीसी इनका कैपिटल है। इनका कैपिटल होता है ना जो कंट्री सही हो का, गया सर, थैंक यू। उसी के नाम से। हाँ जी, सबको समझ आ गया। इसमें जो इतनी बातें आपको बताई, इतनी बातें आपने करनी है, बाकी नहीं करनी। इसके अंदर तो बहुत लंबी कहानी है, इस पे तो हजारों किताबें लिखी हुई है अमेरिकन रेवोल्यूशन में, हमने वो नहीं करनी। आपको मोटी मोटी बातें बताइए, वो देखनी है। क्या बताइए? अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ, किसने इसको लीड किया, अमेरिकन आज़ादी किस डेट को हासिल की, अमेरिका का आयन कब बना, 1787 में इनफोर्स, 1799 में हुआ। टोटल 7 आर्टिकल थे। जॉर्ज वाशिंगटन ने इसको लीड किया, पहला सदर भी वही है, इनके कैपिटल का नाम भी वही है। 7 आर्टिकल, 7 आर्टिकल, 7। पहले 13 रियासतें थी, उसके बाद जनाब बढ़ते 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 50 रियासतें हो गई। इनके ऊपर गोरे का कब्जा था, यूके का कब्जा था, बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है। ओके हो गया जी सबको? ओके करते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक हो गया जी। अब जी, ये रेवोल्यूशन पहला रेवोल्यूशन है, जो सबसे पहले पहले जो मोटे मोटे रेवोल्यूशन आए ना, उनमें सबसे पहले अमेरिकन ही आया है। ये बड़ा वेल नोन है। पूछ लें कि पहला रेवोल्यूशन मेजर कौन सा आया, तो यही आया है। उसके बाद ये हम आगे चलते हैं, दूसरा रेवोल्यूशन वो है जनाब इम्पोर्टेंट, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम से जाहिर है फ्रांस में आया। और कब आया जी? 1789 में शुरू हुआ और 1799 तक जारी रहा, यानी ये इसके दरम्यान में जंग होती रही। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया, तो आप बताएंगे 1789 में आया, अगर एक ही पूरा पूछा हो। अगर पूरा टाइमलाइन पूछी हो, तो फिर आप 1789 से 1799 का बता सकते हैं। अगर ये पूछे कि कितने साल के लिए रहा, तो 10 साल के लिए आप देख के बता सकते हैं। वैसे अगर एक ईयर हो, तो फिर आप 1789 का बताएंगे। फ्रांस के अंदर आया, क्यों आया? फ्रांस के अंदर ऐसा था, किसी वक्त में 1789 में जो फ्रांस था ना, उसके जो 90% लोग थे, जो आम लोग थे ना, वो बड़ी गुर्बत की और बड़ी ये जो है ना इस तरह भी वाली जिंदगी गुजार रहे थे। गुर्बत थी, महरूमियाँ थी, बेरोजगारी थी, अफलास थी, बहुत बुरे हालात थे। और जो 5 या 10% जो लोग थे ना, वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते थे। और इस तरह था लिटरली कि इनके जो कुत्ते थे, वो इससे जो उनका लाइफ स्टाइल था, वो यहाँ के लोगों से 100,000 टाइम्स अच्छा था। इस तरह की जिंदगी। तो इतनी एक बड़ी ड्रास्टिक किस्म की और बड़ी खौफनाक किस्म की डिस्पैरिटी थी अशराफिया में, ये जो रूल कर रहे थे उनमें, और जो रूल्ड थे उनमें। तो ये जो लोग थे, उनके अंदर लाजमी बात एक नफरत थी, एक आग थी, एक गुस्सा था कि हमारे टैक्सों के पैसे से जनाब ये पल रहे हैं, और इनकी जिंदगी देखें और हमारी जिंदगी देखें सेम। इससे मिलते जुलते हालात हमारे भी हैं। आज हमारे रूलर्स के आप हालात देखें और अवाम के हालात देखें। जो टैक्स देने वाला है उसके हालात देखें, और जो टैक्स वसूल करने वाला है उसके हालात देखें। तो इससे मिलते जुलते हालात फ्रांस में भी थे। तो फिर क्या हुआ, ऐसी आग फिर जो है ना वो कुछ वक्त तक रहती है, फिर वो भड़क उठती है। तो ऐसे ही था। और एक वक्त आया कि जब क्या हुआ कि उन्होंने जनाब जो पब्लिक है, उन्होंने रिवोल्ट किया, और उन्होंने क्या किया, वो जो बड़ी बड़ी इमारत थी, अशराफिया था, उनको उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो क्या किया उन्होंने, जो बस तमाम सरकारी इमलाक थी उनको आग लगा दी, और जनाब तमाम जो भी उनको नजर आया अशराफिया का, ये उस वक्त पोप होते थे ना, मजहबी रहनुमा, पोप थे और बादशाह थे, उन दोनों को जो उनको सामने उनको उड़ा दिया। ठीक है। तो उनके पास एक मशीन थी, इसको कहते हैं गुलेटाइन। आपने मे भी लिटरेचर में पढ़ी हो, ऐसे एक बनी होती है, ऐसे करके होती है। ठीक है, मैं उसकी पिक्चर भी आपको भेज दूंगा। यहाँ पे एक छोरा सा लगा होता है, और वो ऐसे करते थे, उस पर कोई भी अशराफिया का बंदा मिलता था, उसको यहाँ लिटाते थे, और छोरा ऐसे नीचे जला देते थे। तो गुलेटाइन, ये गुलेटाइन एक सजा थी। और इसकी बेस पे उन्होंने बड़ा कुछ मारा। बड़े जो अशराफिया के लोग थे ना, उनको बुरी तरह उन्होंने मारा, और बड़ा एक, आप कह सकते हैं कि खून रेजी हुई। तो ये जो है ना हुआ। तो ये सारा, इसको तारीख फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से याद रखती है। तो उसमें उस वक्त जो थे ना, बादशाह थी, यहाँ बादशाह थे, और साथ में पोप होता था, यानी कि जो मजहबी पेशवा होता था। तो ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे।
लेकिन अवाम जो है ना वो पिस जाती थी दरमियान में। तो एक इनका था जो था ना मशहूर था लुइस, बहुत सारे लुइस गुजरे हैं। तो जिन्होंने जिसको इन्होंने गुलिटाइन किया, जैसे इसको इसके छुरे के नीचे रखा, उसका नाम है लुइस 16। लुइस 16 को उन्होंने गुलिटाइन किया, ये बड़ा मशहूर है, ये भी पेपर में पूछा होता है। इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है, रोमन में। तो लुइस 16 को उन्होंने उड़ाया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो अशाफिया है वो साइड भी हो गई। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना वो इसका कंट्रोल संभालते हैं फ्रांस का। और उसके बाद फिर बाद में भी बादशाहत रही है, लेकिन उस तरह नहीं रही जिस तरह पहले थी, ठीक है। और इनमें से नेपोलियन 16 को उन्होंने गुलिटाइन से उड़ा दिया। और इनका एक और लुइस था, उसका नाम था लुइस 14, वो इसका पोता था, मतलब ये इसका पोता था। लुइस 14 जो था ना वो इतना ताकतवर था, वो कहता था कि उसकी एक मशहूर स्टेटमेंट है कि आई एम द स्टेट, कोई रियासत कुछ नहीं है, मैं खुद रियासत हूँ, मैं जो कहूँगा वही कानून है, मैं जो करूँगा वही एग्जेक्टिव का एक्शन है, मैं ही जज हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस हद तक की वो इख्तियारात थे। और उनको जनाब लोगों के साथ बड़ी बुरी एक ट्रीटमेंट होती थी। और वो एक किस वक्त तक होती, आखिर एक वक्त तो आता है ना। तो एक वक्त आया कि उन्होंने वो जो है ना वो उसके साथ वो जुल्म किया उनके साथ कि आपको सोच नहीं सकते, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको जरा वीडियोस, आप विजुअल्स देख सकते हैं कि कैसे कैसे जनाब वो उनके साथ जुल्म हुआ और तहस नहस कर गए। और एक बहुत बड़ा किला था जिसका नाम था बेस्ट आयल। बेस्ट आयल, उसके अंदर क्या होते थे, उसके अंदर जनाब कैदी थे, यानी उन्होंने कैदी रखे हुए थे, यानी कि जो आम पब्लिक उनको कोई प्रोटेस्ट करते थे तो वो उसमें कैद में रखते थे। तो इस बेस्टाइल को सबसे पहले उड़ाया गया, वो कैदी बाहर आए। तो जिस दिन इस बेस्टाइल को खत्म किया गया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 14 जुलाई। और 14 जुलाई को पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर फ्रांस के अंदर एक बेस्टाइल डे के नाम से मनाया जाता है। बेस्टाइल डे 14 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन उस अवाम ने क्या किया, उस बेस्टाइल को क्या किया, उन्होंने जनाब उस बेस्टाइल को उड़ा के रख दिया, और उसमें से जो प्रिजनर थे वो बाहर आए, और उन्होंने फिर जनाब जो हुक्मरान थे उनको तहस नहस कर दिया। और ये अभी भी कहीं पे हमारे मुल्क में भी ये बातें आती हैं कि इनकलाब आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो ये वक्त में तारीख ने ये इनकलाब देखे हैं और आ सकते हैं। और किसी वक्त भी एक पैमाना होता है ना सबर का, वो जब लबरेज हो जाता है, जब एक इंतहा पे जुल्म पहुंच जाता है, तो फिर वो चीजें सर्वाइव नहीं करती। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ जी, जिस लिटरेचर में है तो ये चार्ल्स डिकेंस की टेल ऑफ टू सिटीज में बड़ा डिटेल से है, बाकी भी ये मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर में। लेकिन आपको लिटरेचर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस बुनियादी पता हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांस के अंदर आया 1789 से 1799 तक। लुइस 16 को उन्होंने गुलिटाइन किया, और उनको गुलिटाइन के जरिए उड़ाया। लुइस 14 कहता था कि आई एम द स्टेट है। बेस्टाइल डे 14 जुलाई को मनाया जाता है। और उसमें जनाब अशराफिया जो है ना उनको उन्होंने साइड पे किया, और आम लोग जो है ना उन्होंने हर चीज को टेक ओवर कर लिया। ठीक हो गया जी। बताइए कि सबको जी फ्रेंच रेवोल्यूशन ओके हो गया। मोटी मोटी बात, ज्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ मोटी मोटी बातें। हाँ जी बताइए मुझे, सब बताएं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रेवोल्यूशन है, जो जो तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम उसकी तरफ चलते हैं। और वो है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन नाम से जाहिर है, रशियन का मतलब यही होगा कि जो रशिया में आया होगा, ठीक है। रशिया जो था ना, रशिया, ये पहले रशिया नहीं था, इसका नाम था यूएसएसआर, ठीक है। ये रशिया बना है 1989 में, इससे पहले का नाम यूएसएसआर था। यूएसएसआर के अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो आप बताएंगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक हो गया। तो रशियन रेवोल्यूशन आया है, ये कब आया जी, 1917 में आया। ये इस तरह था कि आपने एक पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि एक दुनिया में निज़ाम है, दो निज़ाम है, एक कैपिटलिज्म है और एक कम्युनिज्म है। जो कम्युनिज्म है उसका जो बानी है वो कार्ल मार्क्स को कहते हैं, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स साहब जो थे ना, ये बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, और बहुत इन्होंने फिलोसफी दी है कम्युनिज्म की। कभी फिर हम इंशाल्लाह डिटेल में कभी देखेंगे कि कम्युनिज्म में और कैपिटलिज्म में क्या फ़र्क है। अभी आप ये याद रखें कि कम्युनिज्म के ये बानी थे, और इनका एक आइडिया था, इन्हीं इन्हीं की आइडिया से इंस्पायर होकर रशियन रेवोल्यूशन आया।
रशियन रेवोल्यूशन कैसे है कि रशिया के अंदर या जो यूएसएसआर था वहां पे एक डायनेस्टी थी, एक बादशाह थी जिसको कहते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं CSAR, जार। एक जार डायनेस्टी थी जो बड़े अच्छे से रूल कर रही थी, लोग उसे बड़े तंग थे और उसके खिलाफ उन्होंने अलमे बगावत बुलंद किया, और वो वही हुआ जिस तरह बाकी के साथ हुआ। इनको जनाब निजार डायनेस्टी के तहस नहस करके रख दी। ठीक हो गया। और ये 1979 में आया, रशिया के अंदर आया, और इसको जो लीड कर रहे थे वो यूएसएसआर में एक शख्स था जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, इसका नाम था। और इसी के नाम से लेनिन प्राइज भी दिया जाता है, जो फैज अहमद फैज को 1962 में दिया गया था। ठीक है, लेनिन प्राइज। और भी बड़े अदबी लोगों को दिया गया। तो ये लेनिन था, इसने इस इनकलाब को लीड किया, और उसमें जनाब जो अशराफिया थी जो कि जार डायनेस्टी की थी, उनको उन्होंने जनाब क्या कर दिया, उड़ा के रख दिया। और उसके बाद के फिर क्या होता है कि इसके अंदर एक जो पहले का सिस्टम था उसके अंदर बड़ी तब्दीली हो जो आई, और जो कम्युनिज्म है वो नजरियात उसके अंदर रशिया के अंदर पेनिट्रेट कर गए, और आज तक रशिया के अंदर हमें कम्युनिज्म की मध्यम सी शक्ल जरूर नजर आती है। तो ये था आपका रशियन रेवोल्यूशन। इसका एक दूसरा नाम में आया था, अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं इसको, साथ में बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अगस्त नहीं, सॉरी, अगस्त नहीं कहते इसको, अक्टूबर में आया था ये। इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। बोल्शेविक रेवोल्यूशन वो क्यों कहते हैं जी, उस वक्त जो लेनिन था ना, इसकी एक सियासी जमात थी जिसका नाम था बोल्शेविक। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो ये आपने ये नाम याद रखने हैं सारे, रशियन रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक हो गया जी। तो आपको बस यही पता होना चाहिए, इसके हवाले से ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी की जरूरत नहीं है। डेट जरूरी नहीं है, बस जार, जार एक डायनेस्टी थी। ईयर पता होनी चाहिए आपको, ईयर कौन सा है, 1917, और महीना अक्टूबर का था। और जार एक डायनेस्टी थी, मेरीन जार एक डायनेस्टी थी जो वहां उस वक्त, यानी आप समझ लें अशराफिया थी जिनकी हुकूमत थी, जो रूलर थे। कार्ल मार्क्स ये फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म है, फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म है। यूएसएसआर का लिख लें जी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और ये जो कार्ल मार्क्स है, ये कम्युनिज्म एक फिलॉसफी है, उसका फाउंडर है। हाँ जी, ओके हो गया जी। बताइए जी, सबको ओके हो गया? हाँ जी, रशिया का पुराना नाम है। 1989 में ना, 1989 से पहले इसका जो रशिया था ना, इसको यूएसएसआर कहते थे। वो ऐसा नहीं कहते थे, इसके अंदर बहुत सारी और रियासतें भी साथ शामिल थी, जो हाल के ये तान तान, ये जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये उस वक्त यूएसएसआर का हिस्सा थे। इवन यूक्रेन इसका हिस्सा था। ठीक है। ये फिर 1989 में ही क्या होता है, फिर कोल्ड वार में ये फिर अलग हो जाता है। इसको हम डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर भी कहते हैं। और फिर जो बच जाता है हम उसको रशिया कहते हैं। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, सुन लें जी, जल्दी जल्दी सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि रशियन रेवोल्यूशन है जो कि 1917 में आया, और ये अक्टूबर के महीने में आया, इस वजह से इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रशियन रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, और इसकी सियासी जमात का नाम था बोल्शेविक। इस वजह से इनको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और ये जो इनकलाब लेकर आए थे, ये व्लादिमीर लेनिन लेकर आए थे। और उसके बाद जनाब ये आपको बताया कि ये रशिया के अंदर आया था, यानी यूएसएसआर के अंदर आया था। और यूएसएसआर जो है ना, ये रशिया का पुराना नाम है। रशिया का नया नाम 1979 में आया है, इससे पहले यूएसएसआर होता था। इसके बाद जनाब बता दिया कि आपको ये जो लेनिन था ये किससे इंस्पायर्ड था, इसको ये किसने कहा कि इनकलाब लेकर आओ। एक तो लोगों के हालात बहुत बुरे थे, दूसरा इसको जिस फिलासफी ने बड़ा मुतासर किया था वो कार्ल मार्क्स की फिलासफी थी जिसको कम्युनिज्म कहते हैं। हाँ जी, अब तो क्लियर हो गया होगा, इस होप सो। हाँ जी, बताइएगा। क्लियर हो गया जी आप सबको? ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी।
ये कुछ मोटे मोटे रेवोल्यूशन है, इनको आप नोट करते जाएं, जो जो आप बातें आपको बता रहा हूं। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन है जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है जी? इंडस्ट्री का इनकलाब। अब ये वो इनकलाब है जो कोई नेगेटिव इनकलाब नहीं है, ये बड़ा पॉजिटिव इनकलाब है। ठीक है। और इससे क्या हुआ कि एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आई है। ठीक है। इनकलाब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है। इस तरह कहते हैं सनती इनकलाब आना या कंप्यूटर रेवोल्यूशन आ जाना, इस तरह के इनकलाब भी आ जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, ये आया है आपका बरतानिया के अंदर। बरतानिया जिसको आप यूके कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं, एक ही बात है। तो ये बरतानिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। ये कैसे आया है और इसके क्या महरक़ात हैं? जनाब, जब यूके ने, गोरे ने क्या किया था, गोरे ने जब पूरी दुनिया पे कॉलोनियां बनाई थी और वो पूरी दुनिया पे कब्जा करके बैठा था, तो गोरा वहां से क्या करता था, रॉ मटेरियल लेके जाता था, मुख्तलिफ किस्म की आइटम्स लेके जाता था। और उसने अपने मुल्क में बनाई थी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनाई थी। और इंडस्ट्रीज में उस चीज़ों को वो उसमें से, ये मिसाल के तौर पर यहाँ से हमारे भारत से वो कॉटन लेके जाता था। तो कॉटन यहाँ से लेके जाता था, वहां से वो कपड़े बनाता था और फिर कपड़े जाके बेचता था। ठीक है। तो पूरी दुनिया पे उस तरह इन्होंने उसने जो कब्जा किया हुआ था, तो उस कब्जे को, उसमें से जो कुछ वो निकालता था, तो उससे अपनी इंडस्ट्री को रन करता था। तो वो जब उसने अपनी इंडस्ट्री को रन किया, तो डिफरेंट किस्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत कुछ चीज़ें जो है ना वो बनी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये सबसे पहले बरतानिया के अंदर आया, इसके बाद फिर ये फैलता गया और यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज में फैल गया। इसी वजह से अगर आप देखें तो यूरोप की जो आज से 300-400 साल पुरानी जो आपकी वो है ना फैक्ट्रीज हैं, ये मशीनरी है, वो आज भी बेहतरीन किस्म की है। और उस वक्त की जो मॉडर्न जो है ना वो इंडस्ट्री में शामिल होती है। और ये इसकी कोई एक डेट नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा स्पैन था। तो इसके लिए आप सेंचुरी याद रखें कि 18वीं से 19वीं सदी में ये रहा है। 18वीं सदी यानी कि 1700 से लेकर, आमतौर पे कहा जाता है इसको 1800 तक, 1700 से 1800 तक ये रहा है। और उस वक्त ये एलिजाबेथ जो थी ना, वो इसकी थी। पहले विक्टोरियन थी इसकी, विक्टोरिया, उसके बाद एलिजाबेथ थी। और ये उस वक्त उनकी जो है ना मलका थी। ठीक हो गया जी। तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटेन के अंदर एडवांसमेंट होती है, टेक्नोलॉजी आती है, अर्बनाइजेशन होती है, कैपिटल का फ्लो होता है। और दुनिया जहान के जो जदीद इक्विपमेंट्स हैं ना वो वहाँ होते हैं। इसी वजह से अगर आप देखें ना, अब ये गोरे ने यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाया है पाकिस्तान में, ये भारत में। तो ये रेलवे ट्रैक को हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो सहूलियत के लिए नहीं बनाया था ना, वो इस वजह से बनाया था कि गोरा यहाँ से रॉ मटेरियल लेता था, एग्रीकल्चर, प्याज, ये वो, क्योंकि वहाँ नहीं होती ना उसके पास। उस पे ट्रेन पे जो बिठा के उसको लेके अपने जाता था अपने मुल्क में। ठीक है। तो ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ जी, बताइए, क्लियर हो गया आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? बताइए जी साहब। तो ये आया कहाँ पे? ये बरतानिया के अंदर आया, 18वीं से 19वीं सदी में आया। इसमें एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की। और पूरी दुनिया से वो जो सरमाया उठाता था, तो वो उसको उसने कैपिटलाइज किया, उसको फायदा उठाया। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है हमारे पास, सिक्स रेवोल्यूशन है। और लकली कि हमारा ये छठा और ये मेजर रेवोल्यूशन यही है। इसके बाद छोटे मोटे हैं, उनको हम गौर नहीं करेंगे, हम मोटे 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 देखेंगे। सिक्स जो रेवोल्यूशन हमारे पास वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस ये ऐसा के नाम से दायरा है, वैसे ही था ग्लोरियस। ये ऐसा रेवोल्यूशन था, एक ऐसा इनकलाब था जिसमें कोई, हुई तो जंग, लेकिन इसमें कोई खून नहीं, बड़े लेवल पे नहीं बहा गया। तो इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और ये जनाब आया है 1688 के अंदर। और ये जनाब आया है बरतानिया के अंदर, 1688 के अंदर आया है। और ये कहाँ पे है? यह है जनाब बरतानिया के अंदर। कैसे आया, क्या था? था ये सीन कि बरतानिया के अंदर बादशाह थे।
और मुकम्मल बादशाह थी किस ज़माने में, और बादशाह के प्रॉपर इख्तियारात होते थे और बादशाह अपनी मनमानी करता था, सब कुछ था। तो होता ये है कि एक बादशाह आता है जो कि आपका, उसका नाम था किंग जेम्स। किंग जेम्स, किंग जेम्स टू। किंग जेम्स टू होता है ना, ये जो बादशाह है, ये था क्या था, इनके अंदर ना क्रिश्चियनिटी के अंदर दो फिरके हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। क्रिश्चियनिटी के अंदर, ईसाई के अंदर, एक होते हैं कैथोलिक्स और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, एक होते हैं कैथोलिक और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है जी। तो अब ये जो था ना, जेम्स टू साहब, ये था, ये था कैथोलिक्स। ठीक है। और ये कैथोलिक था। और ये इनके जितने भी प्रीवियस बादशाह थे ना, वो कैथोलिक होते थे, बाद में प्रोटेस्टेंट आना शुरू हो गया। प्रोटेस्टेंट आना हो गया, ये खुद क्या था, कैथोलिक था। इसका बेटा पैदा हुआ, और ये बूढ़ा था ना, जब इसका बेटा पैदा हुआ, वो उसे इसने कहा, जेम्स ने कहा कि मैं इसको भी कैथोलिक बनाऊंगा। जैसे इसने कहा ना कैथोलिक बनाऊंगा, तो बरतानिया वालों को ये बात पसंद नहीं है। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक नहीं है, हम तो कैथोलिक नहीं बनाना चाहते, हम तो चाहते हैं प्रोटेस्टेंट हो। तो उन्होंने एक साजिश की। इन्होंने साजिश करके क्या किया कि जेम्स की एक पहली जो है ना एक बेटी थी, एक पहली बीवी में से, उसका नाम था मैरी टू। खैर मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, इस कहानी की कोई जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। मैरी टू एक बेटी थी। उन्होंने क्या किया, लोगों ने जनाब उस मैरी टू को बुलाया और कहा कि आप आ जाओ, और ये जो किंग जेम्स है, और अपने हस्बैंड को भी ले आओ, और इसके साथ आपका क्या करो, इससे पावर ले लो, ताकि इसका जो बेटा है ना, वो हमारा बादशाह ना बने। तो ऐसे ही हुआ, मैरी टू अपने हस्बैंड विलियम थ्री के साथ आती है, और वो इनके साथ एक जंग तो नहीं होती, एक तरह का वो बार में लेकर आता है, और ये क्या होता है, ये भाग जाता है, ये फ्रांस चला जाता है, और इसने अपना इक़्तिदार छोड़ देता है। और मैरी टू और जो विलियम थ्री हैं, ये दोनों कलेक्टिवली क्या करते हैं, उसके बादशाह बन जाते हैं, और अपने बहुत सारे जो इख्तियारात होते हैं उनको कम कर लेते हैं। तो उस वक्त पहली दफ़ा ये ऐसे हुआ था कि जो बरतानिया है उसके अंदर जो बादशाह है, उसके इख्तियारात को कम किया गया था। और बादशाह तो पहले जो मोनार्की थी, पहले जो उसके अंदर बादशाह थी, उसको कहते थे एब्सोलूट मोनार्की, यानी कि बादशाह तो मुकम्मल तौर पे थी, बादशाह के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते थे। तो जब ये मैरी टू और ये जिसका हस्बैंड बन गया बादशाह, तो उसके बाद उन्होंने एक इब्तदा रखी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, कि अब जो मोनार्की है ना, अब जो बादशाह है ना, उसके पास इख्तियारात होंगे लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बुनियाद इस इवेंट के बाद रखी गई, और आज तक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बादशाह शो पीस की तरह ही होते हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं होते। और ये 1688 के अंदर हुआ, और ग्लोरी सोल्यूशन है, इसको ब्लड रेवोल्यूशन भी कहते हैं, बरतानिया के अंदर हुआ। बस यही है आपका ग्लोरी सोल्यूशन। हाँ जी, अब जरा मुझे बताइए, आपको ग्लोरी सोल्यूशन क्लियर हो गया है? ये कहानी की जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, बस ये पता हो कि किसको इससे हटाया गया था, जेम्स टू को हटाया गया था बस। बाकी इसकी बहुत लंबी कहानी है, वो मैंने पढ़ी है, बड़ी इसमें जबरदस्त किस्म की है कि कैसे ये होता है सारा कुछ। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल सॉल्यूशन 1688 में आया, ब्लडलेस था। उसके बाद जनाब इसमें ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, इसमें जनाब एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है, और जेम्स टू को हटाया जाता है। बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसको मजीद पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, गूगल पे कर लें, बहुत कुछ है, और ये सारा इंग्लिश लिटरेचर में सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है। सर आपने तो ये सारे किस्से कहानियां पढ़ी होंगी। हाँ जी, जो इंग्लिश के लोग हैं उन्होंने पढ़ रखा है इस बारे में। तो जो यही मोटे मोटे रेवोल्यूशन से जो कि हमने पढ़ने थे, पहले पहले हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन देखा, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा, उसके बाद हमने रशियन रेवोल्यूशन को देखा, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखा, उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन को देखा, उसके बाद हम एक रेवोल्यूशन और भी देख लेते हैं, वो भी सामने मेरे आ गया, एक और देख लेते हैं जी। वो है जी हमारे पास चाइनीज रेवोल्यूशन।
1911 में आया ये, और चाइना के अंदर आया जैसा कि नाम से जाहिर है। और उस वक्त चाइना में एक डायनेस्टी थी, उसका नाम था किंग डायनेस्टी। ये क्यू के साथ किंग है, ठीक है। इसके खिलाफ लोग खड़े हुए और उसको उन्होंने इस डायनेस्टी को जनाब उखाड़ फेंका। और उसके बाद जनाब वहाँ पे जो कम्युनिस्ट आइडियाज थे उनको लेकर आए, ठीक है। तो ये जो इनकलाब है इसको हम कहते हैं चाइनीज रिवॉल्यूशन, जो 1911 में आया किंग डायनेस्टी को खत्म करके, और वहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियाज आ गए। फिर बाद में ये जो आइडियाज आ गए, फिर इन आइडियाज ने एक और रेवोल्यूशन को भी जन्म दिया, जो कि बाद में 1949 के अंदर आया। 1949 में एक और इनकलाब आया, जिसके तहत क्या होता है कि जो एक, जिसको हम कहते हैं ना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का चाइना है, मॉडर्न चाइना है, वो वजूद में आता है 1949 में। और इस इनकलाब को लीड करने वाले थे, आपने नाम सुन रखा होगा, माओजेतोंग। माओजेतोंग अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू अंग्रेजी में सर लिखते हैं मोजेडोंग। आप ये याद रखें, मोजेतोंग उर्दू में कहते हैं, वैसे इसको मोजेडोंग लिखा होता है। तो मोजेडोंग जो थे, इन्होंने 1949 में जनाब क्या किया, वो जो कम्युनिस्ट आइडियाज थे उसकी बेस पे एक रियासत अलग से तरतीब दी, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, और आज तक ये मौजूद है। और इसके फाउंडर कौन है? माओजेडोंग है। 1949 में उन्होंने बनाया था, और चाइना बना ही 1949 में है। और पाकिस्तान ने चाइना को 1950 में तस्लीम किया है। और पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क है जिन्होंने चाइना को, जो कि नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसको तस्लीम किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए चाइनीज रेवोल्यूशन। हाँ जी, क्लियर हो गया रेवोल्यूशन या नहीं चाइनीज? बताइए जी। और कोई रेवोल्यूशन पढ़े या काफी हैं? बोर तो नहीं हो गया इनकलाबाद से? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जी चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। और ये तो मोटे मोटे इनकलाबात थे जी, इंटरेस्टिंग है, इतने मुश्किल नहीं है। अब कुछ मेजर जो टॉपिक्स हैं, छोटे मोटे जो इस्तेमाल होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। ठीक हो गया जी। इनकलाबात तो हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बड़े ज़्यादा आपसे इम्पोर्टेंट है, और उनका बड़ा तारीख पे बड़ा एक इम्पैक्ट है। इसका जो पहला पहला टॉपिक है हमारा वो है रेनेसांस। अब आप इसका आपको ब्रीफली बताना है, मैंने ब्रीफली, कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं सुनानी है। रेनेसांस, रेनेसांस, रेनेसांस। रेनेसांस क्या है जी? ये एक मूवमेंट है। रेनेसांस का जो लफ्जी मतलब है, इसको कहते हैं रीबर्थ, यानी किसी भी चीज का दोबारा पैदा होना। इसको जरा समझे। किसी जमाने में हमने देखा था, हमने एक ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ी थी। ग्रीक सिविलाइजेशन जो कि एथेंस में आबाद थी, जो कि ग्रीस के अंदर आबाद थी, जिसके अंदर अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस वो लोग थे, और बड़े मजेदार किस्म के लोग थे। ग्रीक सिविलाइजेशन, तो वो हमने पढ़ी थी, हमने देखी थी। वो कोई 350 से लेकर 450 BCE में थी। ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके थे इस टाइम फ्रेम में। तो ये बड़ी एक कमाल की जो है ना सिविलाइजेशन रही है। तो ऐसे हुआ, ये सिविलाइजेशन तो गुजर गई। उसके बाद क्या होता है कि अब ये कहाँ पे आबाद थी? ये आबाद थी ग्रीस के अंदर आबाद थी ना। अब ग्रीस के अंदर, ग्रीस के साथ अगर आप देखें ना, तो ग्रीस के साथ एक और कंट्री इटली भी है, ठीक है, जिसको बूट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। तो इटली था, ठीक है। उसके बाद जनाब इटली के अंदर और ये ग्रीस के अंदर ये आबाद थी। ये पहले ग्रीस में थी, तो इसके फिर असरात यहाँ भी थे। अब रेनेसांस में क्या था? ये तो बहुत अरसा पहले ही था ना, 350 BC। उसके बाद क्या हुआ? कैलेंडर दूसरा शुरू हो गया, क्राइस्ट के बाद 0 1 2 3 4 5 6, चलते 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 जनाब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अब होता क्या है कि अब इसी जगह पे, यानी कि ग्रीस और इटली में जो रहने वाले लोग थे ना, इन्होंने 14वीं से 17वीं सदी में, 14th to 17th सेंचुरी जो सदी थी,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारी तारीख देखें जी, ग्रीक साल से कितने साल पहले, 16 17 सदियां पहले कितने कमाल के लोग थे, कितना क्या कुछ पढ़ते थे। आइए उनके जो हेरिटेज है, आइए जो उनकी जो तालीमात हैं, आइए जो उनकी राइटिंग्स हैं, उनको दोबारा जिंदा करते हैं। तो रीबर्थ यानी कि दोबारा पैदा करते हैं, दोबारा जिंदा करते हैं। रीबर्थ ऑफ लर्निंग, आर्ट, लिटरेचर, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। किसके अंदर जी? इटली के अंदर, ग्रीस के अंदर, फिर फैलते फैलते पूरे यूरोप में फैल गई। इस मूवमेंट को रेनेसांस कहते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया? एक तो इन चीजों को जिंदा करते हैं, इन चीजों को जिंदा करने के लिए कोशिश की गई। पेंटिंग्स पे काम किया गया, पेंटिंग्स को बड़ा बढ़ाया गया। इसके अलावा आर्ट है, उस पर बड़ा काम किया गया, लिटरेचर पे बड़ा काम किया गया। उसमें जनाब, और बड़े बड़े लोग उसमें पैदा हुए। और इसके जो कुछ कोर वैल्यूज थे ना, वो ये थे कि अब जो है ना, जो सब कुछ ये किया जाएगा ना, इसके अंदर जो है ना, जो रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, रैशनल थिंकिंग, उस वक्त भी रैशनल थिंकिंग थी, फिर बाद में क्या हो गया, फिर मजहबी मामलात आ गए, तो उस वजह से रैशनल थिंकिंग पीछे रह गई थी। तो उन्होंने कहा था रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, इंसानी वैल्यूज हैं, ये इंसान की जो अहमियत है वो कम हो गई है, तो ह्यूमनिस्ट जो नज़रियात हैं उनको प्रमोट करते हैं, ह्यूमनिस्ट नज़रियात को। उसके बाद जनाब रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। उसके बाद हम जनाब इसमें आर्ट को प्रमोट करते हैं, उसमें पेंटिंग्स को प्रमोट करते हैं। तो यानी कि जो उनका तारीखी वैसा था उसको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की गई, जिसको जनाब रेनेसांस कहते हैं। और ये 14वीं सदी से लेकर 7वीं सदी तक यूरोप के अंदर रही है। तो उसके असरात क्या निकले? असरात ये निकले कि इसके अंदर क्या होता है कि लिटरेचर ने बड़ी तरक्की की है, लिटरेचर बहुत ज़्यादा इस एरा में लिखा गया, बहुत ज़्यादा लिखा गया। उसके बाद जनाब पेंटिंग्स बड़ी मशहूर मशहूर बनी है। और बड़ी मशहूर एक पेंटिंग है जो है ना उसकी, एक मशहूर पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंसी की। लियोनार्डो दा विंसी, ये मशहूर एक पेंटर था उस जमाने का। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी की एक मशहूर पेंटिंग है। और उसने बड़ी मजबूत किस्म की पेंटिंग बनाई, इसला राफेल ने पेंटिंग बनाई। हाँ जी, मोनालिसा, बिल्कुल मोनालिसा उसका नाम है। तो ये उसी वक्त बनी थी मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा इसी इसी ने उस वक्त बनाई थी। इसके बाद एक और लियोनार्डो दा विंसी ने एक और पेंटिंग बनाई है, लास्ट सपर। सपर रात के खाने को कहते हैं। ठीक है, लास्ट सपर। इसके अलावा जो राफेल है एक और, वो भी एक पेंटर था, उसने भी बड़ी जबरदस्त पेंटिंग की है। उसके अलावा माइकल एंगलियो है, उसकी भी बड़ी पेंटिंग्स हैं, आर्ट है, लिटरेचर है। तो इसमें फिर ये अब लिटरेचर लोगों को ज़्यादा पता होगा, इस सदी में बड़े लोगों ने बड़ा कुछ लिखा। तो ये जो पूरी मूवमेंट थी इसको रेनेसांस कहते हैं। इसने यूरोप को, पूरे यूरोप को एक नई डायरेक्शन दी, एक नया सोचने का अंदाज बख्शा। तो ये एक पूरी मूवमेंट थी जिसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? रेनेसांस कहते हैं, जिसके अंदर रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया गया, जिसके अंदर ह्यूमनिस्ट आइडियाज को प्रमोट किया गया। इसके बाद जिसमें जो मजहबी मामलात है उसको थोड़ा सा साइड में रख के सोचा गया, और ऐसे लिटरेचर पे काम किया गया, पेंटिंग्स में काम किया गया, शायरी की गई, पोइट्री की गई, फिलोसफी गई। पुराने जो कंटेंट ऑफ राइटिंग था उसको दोबारा से उठाया गया। तो ये है आपकी रेनेसांस। हाँ जी, सबको ओके हो गया जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले जो है ना, रिलीजन, वो हर चीज रिलीजन के साथ जुड़ी होती थी, इंसानों की कोई वक़्त नहीं होती थी। और इसमें फिर क्या होता है, इस मूवमेंट में जो इंसान है उसको सेंट्रलाइज्ड, सेंटर रोल दिया गया। ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट है वो यही है। ठीक हो गया जी? सबको क्लियर हो गया जी? रेनेसांस। मोटी मोटी बातें देखनी है, इतनी ज्यादा को अंदर जाके गहराई की जरूरत नहीं है। फिर जी, ये जो आपके रेनेसांस थी, इसने मुख्तलिफ किस्म के दरवाजे खोले। इसी की जो दरवाजा इसने जो खोले थे, उसी की एक कड़ी जो है ना, एक और मूवमेंट है, वो हम अभी बढ़ते हैं। वो भी यूरोप के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आई है, जिसको हम कहते हैं रेफर्मेशन। अब रेफर्मेशन क्या है? रेफर्मेशन ये है कि जैसे रेनेसांस ने मजहब को साइड पे रखने की कोशिश की, कि मजहब को यार साइड पे रखो, इंसान को ज्यादा फोकस करो, उसके बाद आर्ट पे काम करो, पेंटिंग्स पे करो। तो ये जो मामला हुआ, तो मजहब का जो रोल था ना, वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया।
और इसी की जो कड़ी है, वो अगली कड़ी, वो रिफॉर्मेशन है। वो ऐसे है कि जब मजहब को साइड पे रखना शुरू कर दिया तो मजहब के ऊपर तनकीद होना शुरू हो गई। तो मजहब के ऊपर कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की। और एक शख्स था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, ये मार्टिन लूथर किंग वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो जो ब्लैक था, सिविल राइट्स वाला, इसने तकरीर भी लिखी थी, आई हैव अ ड्रीम, ये और है। मार्टिन लूथर एक शख्स था जिसने क्या किया है, जिसने कहा कि क्रिश्चियनिटी के अंदर उस वक्त एक ही फिरका था और उसका नाम था उसको कहते थे कैथोलिक्स। रोमन कैथोलिक्स भी कहते थे, कैथोलिक्स भी कहते थे उसको, ठीक है, कैथोलिक्स कहते थे। तो ये जो मार्टिन लूथर था, इसने कैथोलिक्स पे बड़ी तनकीद की। इसने कहा ये क्या आप कैथोलिक बनाया हुआ है आपने जनाब, इसमें ये मसला है। और इसके अंदर जो काफी सारे मामलात थे, उसने उसको पॉइंट आउट किया। जिस तरह हमारे पास अभी आ गए हैं ये मौलवी शोलवी और ये जो पीर खाना, और इसमें जो गंद मचा हुआ है हमारे पास भी, इसी तरह की बात इसने भी, मार्टिन लूथर ने भी की। इसने, उस वक्त ये होता था कि कोई शख्स से गुनाह हो जाता था ना, तो वो जाता था उस वक्त के कैथोलिक्स पादरी के पास। और जो पादरी होता था वो उसे एक उसको जारी करता था, एक पेमेंट जारी करता था, एक चेक जारी करता था, ठीक है। और वो कहता था कि ये चेक आप ले लो, ठीक है, और ये सर्टिफिकेट ले लो, उतने पैसे दे दो, और आपका ये जो गुनाह है ये मैं आपको खुदा से धुलवा दूंगा। तो इस तरह के यानी कि वो पेड़ किस्म के मामलात हो रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे खराफात थी क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ लोगों के हवाले से, तो उसको भी उन्होंने उसको साइड पे करना था। और उसका बड़ा डिटेल से बिल्कुल वही है, इसको कन्फेशन ही कहते हैं, कन्फेशन। तो कन्फेशंस थे। उसके अलावा वो जो मैंने आपको बताया ना, वो जो बेचने वाला कप, उसको कहते थे सेल ऑफ इंडल्जेंसेस, सेल ऑफ इंडल्जेंसेस। इंटेलिजेंस यही था कि आपसे किसी बुराई में इंडल्ज हो गए हैं तो आप उस पादरी को जाके पैसे देंगे, वो आपको एक जनाब एक रसीद बना देगा कि आप पवित्र हो गए हैं, तो वो आप उसको पैसे दे देंगे, वो पवित्र की आपको स्लिप दे देगा, वो खुदा के साथ मामला जैसे वो लेके बैठा हो। तो ये सर हमारे पास अभी है कि जनाब मौलवी के पास गया तो वो जनाब, ये जनाब टिकट लेके बैठा हुआ है कि ये इतने की टिकट है और ये उम्र आपका हो जाएगा, ये है वो है। तो उस वक्त क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कुछ ऐसे ही मामला थे। तो इन चीज़ों को बड़ा डिटेल से इसने देखा मार्टिन लूथर ने। और उन्होंने एक मशहूर किस्म के ना ऐसे लिखे, उसको मशहूर ऐसे उनको कहते हैं 95 एसेज। और ये एसेज क्या थे, ये असल में तनकीद थी उस वक्त की कैथोलिक फिरका के ऊपर। और ये इसने जनाब के जनाब तमाम जो चर्च थे उस वक्त के, उसके अंदर जाके जनाब इन्होंने चिपका दिया। और उसमें हाँ जी, पोप, बिल्कुल पोप भी ब्लैकमेल करते थे। तो वही कि आपके ऊपर जिन आ जाएंगे, भूत आ जाएंगे, जिस तरह हमारे पास अभी पीर फकीर करते हैं बहुत सारे, अ, काले कुत्ते को कलवाओ और पता नहीं क्या बकवासियात लगी होती हैं। तो इसी तरह वो उस वक्त भी ऐसी थी। तो देखें ना, वो लोग आगे निकल गए, अब हमने उनसे सीखना चाहिए, लेकिन हम कोई नहीं सीख रहे। हम तो रैशनल थिंकिंग तो है कोई नहीं ना, हमने तो बस हर चीज को आंखें बंद करके मानना होता है। तो उस वक्त भी ऐसी था। तो इसने 95 ऐसे जो है ना वो चर्चों के ऊपर चिपका दिए, और उनके जो बड़े मंदिरगार थे जो भी थे वहां पे उसके अंदर चिपकाए। और वो ऐसे सवाल थे जिनके जो जवाब थे वो जो कैथोलिक के पादरी थे या पोप थे उनके पास थे ही नहीं। तो उससे फिर क्या होता है कि एक अवाम के अंदर भी एक गम गुस्सा आया। और एक पूरी एक लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा, कुछ लोग रैशनल थिंकिंग रखते थे, उन्होंने कहा कि यार मार्टिन लूथर तो सही कहता है। तो उसके बाद से जनाब क्या होता है कि जो क्रिश्चियनिटी है जो कि कैथोलिक्स पर मुश्तमिल थी, उससे फिर क्या होता है कि एक फिका अलग हो जाता है जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। क्योंकि ये कैथोलिक के प्रोटेस्ट के बाद वजूद में आया था, इसी वजह से इसको प्रोटेस्टेंट कहते थे। और इसको जनाब लीड कर रहे थे कौन, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इसको लीड कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि फिर और लोग इसमें शामिल होते गए। और उसमें फिर क्या होता है कि बाद में यूके के अंदर एक बादशाह आता है, उसका नाम होता है हेनरी 8। हेनरी 8। और वो हेनरी 8 ना, वो भी इसको जनाब प्रोटेस्टेंट्स के नजरियात से इंस्पायर होता है, और वो भी फिर क्या करता है कि अपनी प्रीचिंग शुरू कर देता है। तो ये पूरी एक मूवमेंट है। इसमें क्या बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि कैथोलिक जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स एक अलग फिका बन जाता है। और मार्टिन लूथर इसको जो है ना वो इसको लीड करता है। तो ये पूरी मूवमेंट को रिफॉर्मेशन कहते हैं। यानी रिफॉर्म करना। और ये मूवमेंट का ये था कि हम क्रिश्चियनिटी के अंदर जो गंद बला आ गया है, हम उसको रिफॉर्म करने देते हैं, हम उसको साफ सुथरा करते हैं। तो ये जो साफ सुथरा उन्होंने जो किया प्रोटेस्टेंट, तो फिर ये उसमें आ गए।
ठीक हो गया। तो इसी के बेस पे अगर आज भी अगर आप यूरोप को देखें ना, तो कुछ कंट्रीज आपको प्रोटेस्टेंट नजर आएंगी और कुछ कंट्रीज आपको कैथोलिक्स नजर आएंगी। ये जो कंट्रीज है ना, इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, ये आपके कैथोलिक्स हैं। ठीक है। और ये जो जर्मनी है, जर्मनी का काफी सारा हिस्सा है, इंग्लैंड है खास तौर पे, स्कॉटलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ठीक है। यूएसए है, इवन कनाडा है, तो ये आपके क्या है, प्रोटेस्टेंट है। तो आज यूरोप में जो ज्यादातर जो क्रिश्चियंस पाए जाते हैं वो ज्यादा प्रोटेस्टेंट्स के ही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वो पीर फकीरी वाले और जो इंटेलिजेंस वाले और जो मामलात है उनको खत्म कर दिया। ठीक है। तो प्योरीफाइड किस्म का बना दिया उन्होंने, तो इसको प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने खास तौर पे ये भी एक बात थी कि उस वक्त जो था ना, ये जो उनकी मजहबी किताब थी, उसकी जो ट्रांसलेशन थी या उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी ना, उस वक्त वो उसके पोप करते थे। मार्टिन लूथर ने कहा ये क्या बोंगी है कि वो क्यों करेंगे, हम खुद क्यों नहीं कर सकते। तो उसने खुद उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया और कहा कि ये तो जो बातें आपको सुनाते हैं ये बातें तो घड़ी हैं, अपनी ही सुनी। तो इसी तरह बात है, आज भी हमें मौलवी और फिकी नई नई बातें सिखाते हैं। उसकी वजह है कि हमने कभी कुरान पाक पढ़ा नहीं है और खुद उसको समझने की कोशिश नहीं की। अगर हम जनाब समझ समझ जाएं और उसको खुद इंटरप्रेट करना शुरू कर दें, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है। तो ये पूरी जो मूवमेंट है इसको रिफॉर्मेशन ऐसे कहते हैं। हाँ जी, बताइए जी, ये आपको रिफॉर्मेशन सबको क्लियर हो गया सबको? तो ये देखें ना, ये बातें आपको अपने इर्द गिर्द भी नजर आती होंगी, तो हम उनसे सीखना चाहिए ना हमें बहुत सारी बातों में, लेकिन हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि हम खल्ले बुझे खाएंगे फिर सीखेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इसी से जुड़ा है। पहला जो हमारा था, आपको जैसे बताया कि 14वीं से 16वीं सदी में जो एक मूवमेंट आई थी जिसको हम रेनेसांस कहते थे, जिसने जनाब लोगों को सोचने पे मजबूर किया और लोगों को जनाब एक हवा का एक ठंडा झोंका प्रोवाइड किया। उसी की रोशनी, उसी की जो मोमबत्तियां हैं वो रिफॉर्मेशन में जाके पहुंचती हैं। तो फिर जो रिफॉर्मेशन है ये और तरीके से ओपन अप हो जाती है और एक और मूवमेंट का आगाज होता है, वो हम जरा पढ़ते हैं। उसका जनाब नाम है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट क्या होता है, किसी भी चीज को ना एनलाइटन कर देना, ये रोशनी देना। और ये जनाब आई है 17 टू 18 सेंचुरी में। इनकी सेंचुरी याद रखिएगा। एनलाइटनमेंट में क्या होता है, इनलाइटन करना यानी कि चीजों को रोशन कर देना। अब आप रिफॉर्मेशन आ गई है, अब रेनेसांस आ गई, अब चीजें सामने आ गई। तो इसके मोटे मोटे क्या नजरियात हैं, इनलाइटनमेंट ये उन्हीं की एक्सटेंशन है। इसके अंदर ये कहा गया कि अब जो कुछ किया जाएगा ना, अब हर चीज को रीजन की बेस पे देखा जाएगा। अब ऐसे नहीं देखा जाएगा कि अगर आप, एक पोप ने कह दिया है कि रात को अगर आप जो है ना, रात को अगर आप जाओगे अकेले, आपके रास्ते से एक काला घोड़ा गुजर गया, कोई काली बिल्ली गुजर गई, तो आपने वहां नहीं जाना। अब ऐसा नहीं होगा। तो अब रीजन देखोगे यार, काले घोड़े से या काले खोते से गुजरने से क्या फर्क पड़ जाता है, रीजन नहीं है ना, लॉजिकल इलॉजिकल बात है। तो उन्होंने कहा कि आपने रीजंस को देखना है। उसके बाद उसने कहा कि आपने हर चीज को साइंस के तनाजुर में देखना है। उसके बाद आपने हर चीज को जनाब ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखना है। उसके बाद आपने हमेशा चीजों को जो मजहब की ऐनक है उसको उतार के देखना है। उसके बाद आपने उसमें जनाब ये जो इनफरादियत है एक इंसान की, उसका उसको ख्याल रखना है, इंडिविजुअलिज्म जिसको कहते हैं। उसके अलावा आपने रैशनैलिटी का ख्याल रखना है, आपने किसी बायस का शिकार नहीं हुआ। तो ये जो नजरियात थे, इन तमाम नजरियात की जो अमली तस्वीर है वो हमें इनलाइटनमेंट में नजर आती है। और जब इन चीज़ों ने इस पे काम करना शुरू किया, रीजन को प्रमोट किया गया, साइंस को शामिल किया गया और मजहब को एक साइड पे रखा गया, तो फिर क्या होता है, फिर कमाल आता है। फिर जनाब जितनी भी आप इन्वेंशंस आप देखते हैं फिर इसी टाइम फ्रेम में आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नजर आता है, आपको जनाब स्टीम इंजन बनता हुआ नजर आता है, आपको प्रिंटिंग प्रेस बनती हुई नजर आती है, आपको कंप्यूटर बनता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। तो जो बहुत सारी जो इजादात हुई हैं साइंस के अंदर वो इसी दौर में हुई, एनलाइटनमेंट में हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ये जो मसाइल थे उन्होंने इसको साइड पे रख दिया। और उनके नजरियात क्या थे, यही नजरियात हैं इनके
रीजन, साइंस। और यहाँ से एक और चीज जो वजूद में आई उसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म, कि उन्होंने कहा कि हाँ मजहब ठीक है, मजहब होना चाहिए, लेकिन मजहब इनफरादियत रखेगा, हर किसी का अलग मैटर है, और वो अपने अपने मजहब पे अपने बुनियादी अकायद में रहेगा वो। हाँ जी, वैक्सीन बनती है, इन्होंने बता दिया। तो बेतहाशा जो है ना साइंस की इन्वेंशन हुई है यहाँ पे इस दौर में। तो इसने इसने कहा कि अब मजहब होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मजहब लोगों का पर्सनल अफेयर होगा। रियासत मजहब को, मामलात को नहीं देखेगी, रियासत का कोई मजहब नहीं होगा। तो इससे जो एक आइडिया जनरेट हुआ जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। फिर डेमोक्रेसी जो है ना, लोगों की बात सुनी जाएगी, वो भी आगे गया, रैशनैलिटी आगे गई, इंडिविजुअलिज्म आगे गई। बड़े बड़े कमाल कमाल के लोग इसमें इस दौर में पैदा हुए, जिसमें अगर आपको कुछ नाम बताऊं तो आपने नाम पढ़ा होगे। वोल्टायर का नाम अगर आप देखें, एडिसन का नाम आप अगर देखें, फेराडे का आप नाम से नाम देखें, वोल्टा का आप नाम देखें, मोंटेस्क्यू का आप इसमें नाम देखें, एमिनुल कांट का अगर आप नाम देखें, रोसो का आप नाम देखें, एडम स्मिथ का नाम देखें, जॉन लॉक का नाम देखें, तो आपको उसी सदी में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो ये इनलाइटनमेंट थी, इसने वो एक यूरोप के अंदर रोशनी दी, और यूरोप को एक जो है ना वो, जो डार्क एजेस यूरोप की कहा जाती थी, जो मिडिल एजेस यूरोप की कही जाती थी जिनको, उसने जनाब इसको एक साइड पे रखा और यूरोप को एक ऐसे ट्रैक पे लगाया। आज वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पलरी पोजीशन पर है। और उसके पीछे जो महरक़ात हैं, उसके पीछे जो मूवमेंट हैं, वो यही तीनों मूवमेंट्स हैं। पहली रेनेसांस, दूसरी रिफॉर्मेशन, तीसरी इनलाइटनमेंट। तो ये हैं बुनियादी बुनियादी इवेंट्स जो कि क्लियर करने थी। हाँ जी, जरा आप बताइए, सब क्लियर हो गई ये तीनों मूवमेंट्स? किसी का इसमें से कोई सवाल है तो बताओ। ओके हो गया जी। बड़े आसान तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, और इतनी आपको पता, इतनी पता हो, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। कभी कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं या पेपरों में हल्का फुल्का आ जाते हैं, इनकी डिटेल में नहीं जाना, बस बुनियादी फलसफा देखना है आपने। ठीक हो गया जी, सबको क्लियर हो गया? अब जी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लें। चलो जी, सारे जनाब थके हुए हैं। ठीक हो गया, कोई तो कह दे कि सर पढ़ लें। चलो ठीक हो गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर कल मिलते हैं। किसी का कोई सवाल है तो बता दें। और जी, गर्मी काफ़ी है आज वाकई। हाँ, इंशाल्लाह कल जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे, जैसा कि आपको बताए हैं, उस आउटलाइन के मुताबिक वो हम कवर करेंगे। और इस वीक में जो है, हम जीके को कवर करेंगे। ट्यूसडे आज हो गया, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, अगली तीन क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन तीन क्लासेस में हम जीके के जो मोटी मोटी चीज़ें वो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें एक और सब्जेक्ट, और वो जो उससे नेक्स्ट वीक होगा वो मे भी हमारा लास्ट वीक हो, उसके अंदर हम लास्ट सब्जेक्ट को डील करें। तो किसी का कोई सवाल है तो बता सकता है, बाकी बिल्कुल हर चीज़ आपके सामने जो है पूरी पिक्चर अनवेल कर दी है और अनकवर कर दी है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? अभी भी अगर आपसे कोई पूछे तो अभी तो आप बता सकते हैं कि जीके की तैयारी क्या होती है, अभी तो आप उनको थोड़ा बहुत गाइड कर सकेंगे। पहले जो आपके जहन में एक बड़ी अंधेरा अंधेरा था, तो अब वो अंधेरा तो नहीं होगा ना? सर एक्सक्यूज मी। जी जी। सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाह रही थी कि जैसे हमने स्टार्ट में ये पढ़ा था ना लिटरेचर में, जब रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट, ये सारे, तो यकीन करें सर इतने रट्टे मारते थे मास्टर लेवल पे इवन। तो हमें मतलब सर ने समझाया भी था, पढ़ाया भी था काफी, लेकिन ना हम बहुत रट्टे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इसके ना रेनेसांस में ये जो काम हुए थे उनको रट्टे मारती थी। तो अब मैं जब पढ़ रही थी ना, तो मेरे माइंड में वो चीज, यकीन करें, वो जो ये क्या रेनेसांस और रिफॉर्मेशन का जो डिफरेंस था, वो सिर्फ ये था कि उसमें ह्यूमन सेंटर, मतलब रेनेसांस में ज्यादा नॉलेज
विजडम इस चीजों पे फोकस था, और रिफॉर्मेशन में रिलीजियस रिलीजियस चेंज था। अब इस पॉइंट को समझने में ना 2 साल लगे, लेकिन आपने उसको 5 मिनट में समझा दिया। तो यही उस्ताद का काम होता है। अब मुझे इन तीन चीज़ों को समझने में क्या पता, तीन किताबें पढ़नी पड़ी हों, ये भी हो सकता है, और मैंने पढ़ी हैं, बड़ा डिटेल से देखा है। लेकिन उस्ताद जी का यही काम होता है कि आपको तमाम तर मसाइल से चैलेंजेस वो आप खुद फेस करना, और आपके लिए वो एक खीर मिक्स बना के रखना। वही इनको बताना चाह रही हूँ फेलोज को कि ये हम सुन रहे होते हैं ना बैठ के, हमें लग रहा होता है ये चीज बड़ी आसान है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक सारे टकरे मार के पढ़े हैं। तो मुझे मुझे जो समझ आ रही थी ना जिस लेवल पे, वो शायद इनको उतना ना भी पता चल रहा है, इनको लग रहा हो कि बड़ी आसान सी चीज है। इन टॉपिक्स को समझने के लिए इनकी हमने पता नहीं 3 3 4 4 बुक्स पढ़ी हैं एक एक टॉपिक पे। लेकिन यकीन करें सर, हम लोग ना पागल हो जाते थे, हमारे दिमाग की दही बन जाती थी और हमें समझ नहीं आती थी। लेकिन हमें वही टाइम याद करी थी कि हम कैसे टकरे मार मार के पढ़ा था, और अब सर ने कैसे 5 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर दिए। इवन सर लिटरेचर के मतलब वो हैं भी नहीं, मतलब जीके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, लेकिन फिर भी इतना इतना कहते हैं ना कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज तरीके से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुझे वो टकरे याद आई हैं अपनी कि यार हम कितना टकरे मारते थे और हमें फिर भी नहीं समझ आती थी। बस आप अपने उस्ताद को दुआएं दें, यही कहा जा सकता है ना। जी बिल्कुल जी, ऐसे ही है, और कोशिश तो यही होती है। अब देखें ना, ये तो एक सब्जेक्ट है, 9 10वां सब्जेक्ट जारी है। हर सब्जेक्ट के अंदर कोशिश की है। अब 100% तो क्लेम करना, परफेक्शन लेके आना, वो तो नामुमकिन है, लेकिन एक कोशिश की है कि 10 सब्जेक्ट को जितना आसान बनाया जा सकता है बनाया जाए, और आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आपको उसको पढ़ने में पढ़ाने में आसानी हो। बाकी फिर आपकी अपनी उसमें मेहनत होती है, लेकिन मेरे एंड पे ये कि जो अल्लाह ने इस्तात दी है उसके मुताबिक कोशिश करूं, और मेरी वजह से अगर आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, आप बरसर रोज़गार हो जाएं, आप किसी के लिए, घर के लिए आप चूल्हा जलाने में कामयाब हो जाएं, तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात होगी। और हमारा तो ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आए, हमारी वजह से। चलो जी, सैर तो आज बड़ी खुश है माशाल्लाह। और जी बाकी किसी का कोई सवाल या कोई चीज़ तो बतानी हो तो बता दें। हाँ जी, एनीवन। किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक हो गया जी। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। बाकी पढ़ा करें, कोशिश किया करें, और कोई सवालात हो तो बताएं। और जो बहुत से लोग हैं मार्केट में, जो जिनको राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो जिस तरह आप जगह जगह मसाइल का शिकार थे, वो भी इसी तरह मसाइल का शिकार हैं, तो उनको भी राइट गाइडेंस का बताएं, इस प्लेटफार्म के बारे में बताएं, और अपने नाचीज़ उस्ताद के बारे में बताएं, ताकि वो भी इस प्लेटफार्म पे आएँ और उनका भी फ़ायदा हो। आप देख लें ये क्या फीस है, और इसमें एफर्ट अगर आप कंपेयर करें तो 4 महीने की जो, छोड़ें बाकी बातों को, एफर्ट तो अलग से, 4 महीने रोजाना एक खास वक्त पे क्लास लेना, अटेंटिवली हर चीज को अटेंड करना, ये कितनी बड़ी कमिटमेंट है। और कोशिश की जाती है कि चीज़ों को फायदा हो आपका, और आप एक सर्विस है ये, और कोई मकसद नहीं है। ठीक हो गया जी। किसी का कोई सवाल है तो बता सकता है। ओके, है, बात रहें, अल्लाह हाफिज।